नमस्कार दोस्तों। एबीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर राकेश भाटिया आज से आपको इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे राजस्थान का इतिहास पढ़ाऊंगा, जिसमें हम विस्तृत रूप से प्राचीन राजस्थान के इतिहास से आधुनिक राजस्थान के इतिहास को पढ़ेंगे, जिसमें हम आज शुरुआत करने जा रहे हैं राजस्थान की प्रमुख सभ्यताओं की। सभ्यताओं को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमें राजस्थान के प्राक इतिहास के बारे में जानना आवश्यक है। इतिहासविदों ने इतिहास को तीन भागों में बांटा है। पहला प्राक इतिहास, दूसरा आद्य इतिहास और तीसरा ऐतिहासिक काल। इनमें अगर अपन मोटा मोटा अंतर करना चाहें तो हम यह बता सकते हैं कि प्राक इतिहास में कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। आद्य इतिहास में हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त हो गए हैं, लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका है। तीसरा है ऐतिहासिक काल, जिसमें हमें साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, लिखित साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं और उनको पढ़ने में भी सफलता मिली है। दूसरा, हम इनके बीच अंतर उनको कालक्रम को लेकर कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम प्राक इतिहास का कालक्रम बताएं तो 25 लाख ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक है। वैसे ही आधे इतिहास का हम कालक्रम बताएंगे तो सब बता देंगे कि 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है, और ऐतिहासिक काल का अपन कालक्रम बताएंगे तो 600 ईसा पूर्व से जो वर्तमान की स्थिति है ये है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूं, तो जिससे आपके दिमाग में ये क्लियर स्थिति हो जाए कि प्राग इतिहास होता क्या है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इतिहासविदों ने इतिहास को तीन भागों में बांटा है, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। अब इस पे थोड़ा सा अपने विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं प्राक इतिहास को। प्राक इतिहास को पाषाण काल भी कहा जाता है। पाषाण काल भी कहा जाता है। अब पाषाण काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस काल में मनुष्य आदिम स्थिति में था और सबसे ज्यादा वह पत्थरों का प्रयोग करता था, जैसे हथियार बनाने में और भी कुछ चीजें छीलने में या कोई वस्तुएं काटने में वो हमेशा पत्थरों का प्रयोग करता था, तो इसलिए इसको पाषाण काल कहते हैं। फिर इसका अपन कालक्रम बताएंगे, तो कालक्रम बताते हैं तो इसका कालक्रम है 25 लाख ईसा पूर्व से 25 लाख ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक। और मैंने आपको पहले बताया था कि इसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला, तो एक अगला अपन पॉइंट ये बता सकते हैं कि इसके कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। यहां से जो भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनको हम प्राथमिक स्रोत के रूप में बता सकते हैं। उसके बाद की स्थिति आती है कि मानव प्राग इतिहास से आद्य इतिहास की तरफ गया। इसमें क्या हुआ कि मानव जैसे कृषि करना प्रारंभ कर देता है, थोड़ा सा जीवन में स्थायित्व ले आता है, ऐसे उस स्थिति को हम कह सकते हैं कि आद्य इतिहास। आद्य इतिहास का सबसे पहले अपन कालक्रम बता देते हैं। तो कालक्रम बताएंगे तो इसका कालक्रम होगा 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, ये इसका कालक्रम हो जाएगा। 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। दूसरा, लिखित साक्ष्य प्राप्त होंगे। लिखित साक्ष्य प्राप्त होंगे, किंतु उनको पढ़ने में सफलता नहीं मिली है। किंतु उनको पढ़ने में सफलता नहीं मिली है। सफलता नहीं मिली। अगर अपन इसका एग्जाम्पल बताना चाहें, आद्य इतिहास का अगर अपन एग्जाम्पल बताना चाहें तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता,
सी सिंधु घाटी सभ्यता। दूसरा वैदिक काल, और इसके साथ साथ उत्तर वैदिक काल भी मान सकते हैं, उत्तर वैदिक काल। ये इसके एग्जाम्पल हो गए। तो क्या बताएंगे, जब मानव आदिम युग से निकलकर जीवन में स्थायित्व लाने का स्थायित्व ले आता है, उस स्थिति को हम आदि इतिहास कहते हैं। इसका कालक्रम है 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। और इसके अपन एग्जाम्पल बताना चाहें तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल बता सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। उसके बाद की स्थिति आती है ऐतिहासिक काल की। ऐतिहासिक काल में हमें लिखित साक्ष्य भी मिल गए हैं और उनको पढ़ने में सफलता मिली है। और इसका कालक्रम रहेगा 600 ईसा पूर्व से लेकर वर्तमान की स्थिति तक। ऐतिहासिक काल में क्या है कि मानव पूर्णतः स्थायी जीवन अपना चुका था, तो उसको उसको लिपि का ज्ञान भी हो गया था। तो अपन सबसे पहले इसका बताएं, सबसे पहले इसका अपन बताएंगे कालक्रम। तो इसका कालक्रम है 600 ईसा पूर्व से वर्तमान तक, वर्तमान तक। और इसका सबसे पहले अपन एग्जांपल देंगे तो महाजनपद का दे देंगे, महाजनपद काल का, ठीक है। और इसकी विशेषता बताएंगे तो क्या बताएंगे, लिखित साक्ष्य, लिखित साक्ष्य व उनको पढ़ने में सफलता। जो भी साक्ष्य मिल गए उनको पढ़ने में सफलता प्राप्त हो गई, उनको पढ़ने में सफलता। ये तो हो गया एक मोटा मोटा कालक्रम निर्धारण हो गया था, जिसमें अपने को समझ में जिसमें अपनी समझ बन पाई कि प्राग इतिहास क्या होता है, आदि इतिहास क्या होता है और ऐतिहासिक काल क्या होता है। लेकिन अपन सभ्यताओं को पढ़ेंगे तो थोड़ा सा इनके बारे में थोड़ा सा विस्तृत रूप से जानना भी हमें बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि प्राग इतिहास को भी हमें थोड़ा सा और विस्तृत रूप से पढ़ें, जिससे आपकी थोड़ी और समझ हो जाए। तो सबसे पहले मैं इसको पे थोड़ी सी चर्चा करूंगा। जैसे पाषाण काल, इसके बारे में मैंने थोड़ा सा पहले आपको बता दिया, लेकिन अब बताता हूं कि पाषाण काल को भी राजस्थान का इतिहास जानने के लिए, अगर हम राजस्थान के इतिहास को जाने पूरे विस्तृत रूप से, तो इसको के जो प्रमुख स्थल हैं उनके बारे में भी हमें विस्तार से अध्ययन करना जरूरी है, ठीक है। तो इस जैसे इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, वैसे ही प्राग इतिहास को या पाषाण काल को भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं। जैसे पहला पूरा पाषाण काल, ठीक है, पहला कौन सा हो गया, पूरा पाषाण काल। दूसरा मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। और तीसरा हो गया नव पाषाण काल। पाषाण काल को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। जैसे पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नव पाषाण काल। इसको इसलिए बांटा गया है कि जिससे हमें इतिहास को पढ़ने में हमें आसानी हो सके, ठीक है। और मैं यहाँ पे बांट रहा हूं, तो इसमें सबसे पहले अपन यहाँ पे देखेंगे कि इसके प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं राजस्थान में। अधिकतर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि ये कौन से काल से ये स्थल संबंधित है, ये स्थल कौन से जिले में है, या इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो ऐसे करते करते हम एक एक पे थोड़ा थोड़ा सा विस्तार से अपन अध्ययन करेंगे, जिससे आपकी समझ मजबूत हो सके इतिहास के प्रति। जिससे अब आप भविष्य में जो भी आप एग्जाम देते हो, उसमें अगर इतिहास से कोई इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आता है, तो उस पर आप आसानी से उसका जवाब दे सको। तो सबसे पहले अपन लेके चलते हैं आपको पूरा पाषाण काल पे। मैं अब आपको बताता हूं ये पूरा पाषाण काल के अंदर राजस्थान के सबसे प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं। अधिकतर एग्जाम्स में ये पूछा गया है कि ये स्थल कौन से काल से संबंधित है, ये कहां स्थित है,
तो सबसे पहले एक बार इस मैप को देखते हुए अपन चर्चा करेंगे कि कौन सा स्थल कहाँ कहाँ है। ठीक है, तो इससे एक बार आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जाम्स में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है और कैसे अपन इस पे अपनी समझ मजबूत कर सकते हैं। तो सबसे पहले पुरापाषाण काल के स्थल की बात करें तो एक इसका सबसे प्राचीन स्थल मिला है, सबसे प्राचीन स्थल मिला है इसमें डीडवाना। डीडवाना कहाँ स्थित है? नागौर में। तो मैं एक बार इस पे पहले नागौर में था, अब ये डिडवाना कुचामन एक अलग जिला बना दिया गया है। नई सरकार, पिछली सरकार ने नए जिले बना दिए थे, तो उसमें ये अब डिडवाना कुचामन जिले में चला गया है। तो मैं एक बार इस मैप पे जो जो भी इसके स्थल हैं उसको पूरा पाषाण काल के जो भी स्थल हैं उनके बारे में इस मैप पे थोड़ा सा कर दूंगा। उसके बाद में इनको थोड़ा सा साइड में भी लिख दूंगा जो आपके नोट्स के रूप में काम में आ सके। तो सबसे पहले अपन बात करें तो डीडवाना, ये इसका सबसे प्राचीन स्थल है। इसकी खासियत क्या है? ये सबसे प्राचीन स्थल है। ठीक है, दूसरा इसमें अपन देखें तो इसी के पास जायल है, वो भी यही है। फिर अब बूढ़ा पुष्कर है, अजमेर है, एक भरतपुर के अंदर दर है, झालावाड़ है, झालावाड़ के अंदर गागरोन है। ऐसे कुछ प्रमुख स्थल है। एक बढ़नी टोंक है। ऐसे ये स्थल है। तो ये सारे पूरा पाषाण कालीन स्थल है जिनके लगभग एग्जाम्स में, राजस्थान के कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उनमें इनके बारे में पूछा जाता है। तो मैं पहले थोड़ा सा इस पे लिख देता हूं जो आप नोट्स, आपके नोट्स के रूप में काम में आ जाए। जैसे सबसे पहले मैं बताऊं कि सबसे प्राचीन स्थल प्राचीन स्थल डीडवाना सबसे प्राचीन स्थल है। पूरा पाषाण काल का सबसे प्राचीन स्थल है जिसकी सबसे पहले खोज हुई है वो है डीडवाना। ठीक है, दूसरा इसी क्रम में इसके पास बताते हुए जैसे अन्य स्थल में बताऊं तो आपको जैसे जायल हो गया, जायल हो गया, बूढ़ा पुष्कर हो गया, बूढ़ा पुष्कर, खींवसर, खींवसर, अजमेर, दर, ये भरतपुर में है, गागरोन, गागरोन कहाँ है? झालावाड़ में, और भरनी टोंक में। ये इसके कुछ प्रमुख स्थल हैं। अगर इनको अपन मैप पे भी देखना चाहें तो मैं सबसे पहले जैसे आपको बता रहा हूँ डीडवाना ये कुचामन में हो गया, दूसरा जायल है ये भी इसके पास में ही है, और बूढ़ा पुष्कर है जो अजमेर में है। ये बूढ़ा पुष्कर कह देंगे, और एक पर्टिकुलर खुद अजमेर है ही। उसके बाद खींवसर है, वो नागौर में है। खींवसर, ठीक है, खींवसर हो गया नागौर में। ठीक है, ये झालावाड़ में गागरोन हो गया। ठीक है, भरतपुर में दर हो गया, टोंक में भरनी हो गया। ठीक है, ऐसे कुछ स्थल हो गए, बाकी मैंने आपको बता दिए हैं जो आप आसानी से याद रख सकते हैं। इनको अपने को याद रखना भी जरूरी है क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। इसके बाद अपन आते हैं मध्य पाषाण काल पे। अच्छा, तो मध्य पाषाण काल से पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि यहाँ से इन स्थलों के अलावा कुछ अवशेष भी मिले हैं। जैसे अवशेष से हथियार मिले हैं, सॉरी, जैसे क्या क्या मिला है, ऐसा कभी पूछा जा सकता है कि क्या क्या मिला है, हथियार या औजार, कहां से? पूरा पाषाण काल से। तो उसमें अपन बता देंगे जैसे याद रखने की चीजें, जैसे दो तीन हथियार याद रखोगे या औजार याद रखोगे तो आपको आसानी हो जाएगी, और कोई भी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है तो आप आसानी से उसके बारे में बता सकते हो। जैसे क्लीवर हो गया, हस्त कुठार हो गया, है ना, कुल्हाड़ी, हस्त कुठार यानी कुल्हाड़ी हो गया, क्लीवर हो गया, हस्त कुठार हो गया, चॉपर हो गया, है ना, चॉपर हो गया।
ब्लेड हो गई, जिसके मतलब दोनों तरफ धार होती है। ये कुछ हथियार या औजार भी मिले हैं, जैसे क्लीवर हो गया, ब्लेड हो गई, ठीक है, चॉपर हो गया, हस्त कुटार यानी कुल्हाड़ी हो गई। ये कुछ इससे अपने को हथियार या औजार भी मिले हैं। उसके बाद अपन आते हैं मध्य पाषाण काल पे। जिस तरह हमने पिछले पूरा पाषाण काल में हमने देखा कि उसके प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं या वहां से कौन से हथियार या औजार मिले हैं, उसी क्रम में हम इसको भी देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं। अधिकतर एग्जाम में क्या होता है, इनके सीधा सीधा प्रश्न इनके प्रमुख स्थलों से पूछा जाता है, और एक बार अपने दिमाग में थोड़ा सा इसके स्थिति क्लियर हो जाती है तो अपन किसी भी उसको भूलते नहीं है। और जब भी कभी भी एग्जाम में हमारे सामने जैसे क्वेश्चन आता है तो सीधा अपना दिमाग उस पर क्लिक करता है और अपन सीधा से उसमें आसानी से जवाब दे देते हैं। और इस टॉपिक से भी लगभग हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, जो अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं उसको छोड़ के आ जाते हैं, क्योंकि सीधे लोग सीधी सभ्यताओं पे आते हैं या फिर स्रोत पे आ जाते हैं या फिर आगे से फिर इतिहास पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे इससे जो भी क्वेश्चन आता है वो लगभग छूट जाता है। लेकिन अपन इसमें थोड़ा प्रयास करेंगे कि आपका इस पे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इसके प्रमुख स्थलों के बारे में आपको बताना चाहूंगा। जैसे सबसे पहले इसका स्थल हो गया बागोर। बागोर है भीलवाड़ा में, ठीक है। एक हो गया तिलवाड़ा, ये बाड़मेर में। कहाँ है? बाड़मेर में। उसके बाद आलनिया, ये कोटा में। उसके बाद मंडफिया, ये भीलवाड़ा में है। और निम्बाहेड़ा, ये चित्तौड़गढ़ में। ये कुछ प्रमुख स्थल हैं जिनके बारे में सीधा सीधा पूछ ले। इसके अलावा और भी कई स्थल हैं जो अ, अगर ये अपने को ये याद रहते हैं तो शायद दूसरे सब भी अपना अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस किस तरह से। अच्छा, इसकी खासियत क्या रही है? पूरा पाषाण काल में मानव को ज्यादा ज्ञान नहीं हुआ था किसी भी चीज का। वो सिर्फ पत्थरों से का प्रयोग कर रहा था और ज्यादातर अपने अधिकतर कार्य उन्हीं के द्वारा संपूर्ण कर रहा था। इसमें खासियत क्या होती है कि सबसे पहले इंसान पशुपालन करना सीख जाता है। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। और पशुपालन करना सीख जाता है। इसमें क्या होता है कि जो लगभग एग्जाम्स हो रहे हैं, कैपिटेशन के एग्जाम में ये पूछा गया है कि सबसे पहले पशुपालन के साक्ष्य कहाँ मिले हैं। ठीक है, तो पशुपालन इसमें क्या खासियत रही है इसकी? एक तो इंसान पशुपालन करना सीख जाता है, ठीक है, ये याद रखना। और सबसे पहले पशुपालन के साक्ष्य हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं? बागौर और तिलवाड़ा में मिलते हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कई बार कि पशुपालन के साक्ष्य कहाँ मिले, राजस्थान में पशुपालन के साक्ष्य कहाँ मिले, तो अपन बता देंगे कि बागौर और तिलवाड़ा में, ठीक है। अच्छा, दूसरा, ये मैं स्थल भी लिख देता हूँ यहाँ पे, बागौर और तिलवाड़ा। ये वैसे पहले भी लिख दिया मैंने और यहाँ भी लिख देता हूँ बागौर और तिलवाड़ा, ये इसके साक्ष्य मिले अपने को। दूसरा क्या करने लग गया था इंसान को, दफनाना स्टार्ट कर दिया गया था, सावधान। इसके भी साक्ष्य अपने को इसमें मिलते हैं। ये इसकी दो खासियत हो गई, ठीक है। उसके बाद अपन देखें तो इसमें भी जैसे पूरा पाषाण काल में हमने पढ़ा था कि वहां पे कौन कौन से औजार हथियार मिले थे, वैसे यहाँ भी अपन बताएंगे कि सबसे पहले यहाँ पे क्या क्या मिला था। तो अपन इसमें बताएं। अच्छा। हम्म, यहाँ भी क्या थे, ज्यादातर अधिकतर अपने को पाषाण से संबंधित पत्थरों से संबंधित ही हथियार मिले थे। वो क्या छोटे छोटे रूप में मिले थे, तो उसको एक कहते हैं कि माइक्रोलिथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ। अब कई बार आ जाता है कि माइक्रोलिथ क्या होता है, तो अपन बता देंगे
कि पाषाण के छोटे छोटे उपकरण, छोटे उपकरण, ठीक है, ये हो गया। अब अपन आते हैं, ये हो गया, इसके बाद अपन आएंगे नवपाषाण काल पे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसके प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन इस पर चर्चा करेंगे इसके प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, जैसे जहाजपुर, भैंसरोडगढ़, कौन से हो गए, जैसे जहाजपुर हो गया, भैंसरोडगढ़ हो गया, इसके अलावा देवली, ये टोंक में है। कई बार इनकी जिलों की स्थिति भी पूछ लेते हैं, ठीक है। एक गिलुंड, ये राजसमंद में, ठीक है। ये उसके कुछ प्रमुख स्थल हो गए। और भी बताना चाहें तो जैसे अपन बता सकते हैं, पाली हो गया, एक समदड़ी है जोधपुर में, इसके कुछ प्रमुख स्थल हो गए। तो अपन बताएंगे कि जैसे नवपाषाण काल के आपसे एग्जाम से पूछ लेते हैं कि प्रमुख स्थल कौन कौन से, तो अपन बता देंगे कि जहाजपुर हो गया, भैंसरोडगढ़ हो गया, देवली हो गया, गिलुंड हो गया, पाली हो गया, समदड़ी हो गया और जोधपुर हो गया। यहां से सबसे पहले अपने को, अच्छा क्या खासियत रही है, यहां से अपने को मिट्टी के साक्ष्य, मिट्टी के मर्दबांड मिले। क्या मिले, मिट्टी के मर्दबांड। उससे पहले क्या हो रहा था कि सारी चीजें पत्थरों की मिल रही थी, सब कुछ हो रहा था। यहाँ पे अपने को सबसे नई चीज क्या मिलेगी कि मिट्टी के मर्दबांड मिलेंगे, तो अपन बता देंगे। ये एक अंतर हो गया, सबसे बड़ा अंतर हो गया ये, ठीक है। ठीक है, अच्छा, ये मिट्टी के मर्दबांड मिले। अब सबसे बड़ा परिवर्तन यहाँ पे क्या होता है, इस नवपाषाण काल में सबसे बड़ा परिवर्तन ये होता है कि मानव अग्नि से परिचित हो जाता है, अग्नि से परिचित होता है, ठीक है। जब वो अग्नि से परिचित हो जाएगा तो उसे एक अच्छा भोजन भी चाहिए, ठीक है। पहले मानव क्या कर रहा था, पूरा पाषाण काल में क्या करता था कि जानवरों को का शिकार कर रहा था और उसका भोजन कर रहा था। मध्य पाषाण काल में क्या स्थिति आई कि पशुपालन करने लग गया, उनके प्रति प्यार दिखाया और थोड़ा सा करने लग गया, उससे जो भी दूध या फिर दूध से बनी हुई वस्तुएं मिली तो उसको खाने के में प्रयोग करने लग गया। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अग्नि का आविष्कार हो गया है। अब इंसान को चाहिए पका हुआ भोजन, तो उसके साथ उसको सिर्फ अकेले मांस से या फिर कोई कच्चे कंदमूलों से उसका काम नहीं चल सकता। उसके बाद वो क्या करेगा, तो उसको एक तो सबसे पहले बात हो जाएगी अग्नि से परिचित हो जाएगा, दूसरा क्या करेगा कि पशुपालन के साथ साथ वो कृषि करना प्रारंभ कर देगा, ठीक है। एक ये सबसे बड़ी खासियत हो जाएगी यहां से, पशुपालन के साथ साथ कृषि उत्पादन, ये सबसे बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है, ठीक है। पहला क्रांतिकारी परिवर्तन क्या हुआ, अग्नि से परिचित हो गया, दूसरा कृषि उत्पादन। अब ये दोनों चीजें हो गई उसके पास, खाने के लिए खाद्यान्न भी आ गए और पकाने के लिए अग्नि भी हो गई। तो सब अभी यहाँ पे क्या होगा, सबसे बड़ा परिवर्तन आएगा कि मानव जीवन में स्थायित्व आ जाएगा। ये सबसे बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। और जब ये परिवर्तन आ जाएगा, स्थायित्व आ जाएगा, तो सभ्यताओं की स्थिति आ जाएगी। तो इसी क्रम में हमने थोड़ा सा संक्षिप्त रूप से सब कुछ पढ़ लिया, तो मेरे को लगता है कि आपके दिमाग में थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा, है ना। तो अब इसी क्रम में अपन पढ़ेंगे कालीबंगा।